नमस्कार। आज आप सुनेंगे श्री हरिदास व्यास जी की एक रचना इलाज। तो शुरू करें कहानी। घटना बेहद मामूली थी, इतनी कि उसे पूरी सुनने में किसी को कोई रुचि नहीं थी। उसी शाम उन्होंने पत्नी को भी सुनाई तो बात खत्म हो जाने के बाद भी उसके चेहरे से साफ जाहिर था, अरे इतनी सी बात। वे स्वयं इसे भूलने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि खुद को समझा रहे थे कि बचपन से लेकर अब तक सैकड़ों बार वे स्वयं कई गली मोहल्लों सड़कों पर ऐसे दृश्य देख चुके थे। पर तुरंत ही उनका मन यह भी तर्क करता कि घटना का अंतिम दृश्य तो उन्होंने पहली बार देखा है। इस विचार में वे उलझते हुए वे खुद ही परेशान हो गए। घटना को जितना भुलाने की कोशिश करते, वह उतनी विजुअल होकर उनकी आंखों के सामने आ जाती। होना तो यही चाहिए था कि समय गुजरने के साथ उस घटना की स्मृति भी कम होती जाती और आखिरकार वे उसे भूल जाते। वैसी ही कोई घटना फिर देखने पर उन्हें कुछ देर के लिए पिछली घटना याद आती और वे उसे भूल जाते, पर ऐसा कतई नहीं हो पा रहा था और यह एक बड़ी परेशानी थी। याददाश्त तो उनकी कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर अब तो वे घर दफ्तर के रोज़मर्रा के काम करना भी भूल रहे थे, कुछ इस तरह जैसे ये काम उन्होंने कभी अपने हाथ से किए ही ना हो। लोग समझ रहे थे कि वे बीमार हैं। वे यानी श्यामा प्रसाद सहाय, उम्र 47 वर्ष, हेड क्लर्क, नगर परिवहन कार्यालय, ठिकाना पिंजारों की गली, रामदेव किराना स्टोर के सामने, देवासर। पर उस दिन डॉक्टर ने जब उनसे यह पूछा था तो उन्हें बड़ी मुश्किल से पूरा पता याद आया। उस दिन इस एहसास से उन्हें भय लगा कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। फिर भी उन्होंने डॉक्टर को वह घटना लगभग विगतवार सुनाते हुए कहा, मैं रोज़ की तरह 9:30 बजे दफ्तर जाने के लिए घर से निकला था। अभी गली से बाहर आया ही था कि मैंने देखा 3-4 कुत्ते एक कुत्ते को घेर कर नोच रहे हैं। अकेला कुत्ता बहुत पीड़ा के साथ मिमिया रहा था। उसकी तकलीफ भरी आवाज़ सीधे मेरे कलेजे को चीर रही थी। मैं पल भर रुका भी, पर फिर एक दिन पहले ही दफ्तर देरी से पहुंचने के कारण बॉस से पड़ी डांट को याद करते ही आगे बढ़ गया। पूरे दिन रह रहकर मेरे कानों में कुत्ते की वो दारुण आवाज़ गूंजती रही। उस दिन दफ्तर के काम में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा। शाम को मैं भारीपन लिए हुए घर लौट रहा था, तब मैंने देखा वह अनजान कुत्ता मरा पड़ा है। उसकी आंतड़ियां तक बाहर निकली हुई थी और उन्हें 2-3 पिल्ले खा रहे थे। इतना बोलने तक वे बुरी तरह थक गए। डॉक्टर ने उन्हें पानी पिलाया, तसल्ली दी। जब उनकी सांस सामान्य हुई तो वे फिर बोले, डॉक्टर, मैं उस कुत्ते को बचा सकता था, केवल 2 मिनट तो रुकना था मुझे। मैं दूसरे कुत्तों को पत्थर मार कर भगा देता तो वह कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता। वह ऐसी सहायता के लिए तो पुकार रहा था, पर कोई नहीं रुका। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, मैंने भी नहीं की। अब मुझे दिन भर उसके कुत्ते की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मैं देखता हूँ कि न केवल वह आवाज़ मेरे गले से निकल रही है, बल्कि मैं उस कुत्ते की जगह सड़क पर ठीक उसी जगह पड़ा हूँ। मेरी आंतड़ियाँ सड़क पर निकली पड़ी है और पिल्ले उसे खा रहे हैं। अंतिम वाक्य बोलने तक वे पसीने से तरबतर हो चुके थे। उनकी आंखें बाहर उबल पड़ रही थी, सांसें बेकाबू हो रही थी। उस कस्बे के एकमात्र मनोवैज्ञानिक ने अपने मरीज को मुश्किल संभाला। अपने सारे संचित ज्ञान से उसने घटना को बेहद सामान्य प्रमाणित करने की कोशिश की। कुछ गोलियों के साथ हल्का व्यायाम, योग करने की सलाह देकर 1 सप्ताह बाद फिर आने की सलाह दी, परंतु यह मरीज फिर कभी उस डॉक्टर के पास नहीं गया।
घर वालों ने कुछ दिनों तक बाबू श्यामा प्रसाद को कई तरीकों से कई लोगों से समझाने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया और वे इस नई परिस्थिति से उपजे हालात से निपटने में खपने लगे। इधर बाबू श्यामा प्रसाद का दफ्तर जाना कभी कभार ही होने लगा। साथी कर्मचारी फिर भी निभा रहे थे, जबकि वे कस्बे की सड़कों पर कुत्तों के पीछे पत्थर लिए भागते हुए देखे जा सकते थे। जब कभी वे कस्बे की कच्ची बस्तियों की तरफ निकल जाते थे तो वहां के बच्चे कंकड़ पत्थर लेकर उनके पीछे भागते थे और वे लहूलुहान होकर घर लौटते थे। यह जरूर ताज्जुब की बात थी कि ऐसी हालात में भी उन्होंने उन बच्चों को कभी पत्थर फेंक कर नहीं मारा। आए दिन इस तरह की घटनाओं से तंग आकर घर वालों ने बाबू श्यामा प्रसाद को हाथ पैर बांधकर अस्पताल में भर्ती कराने का विचार किया। उनके बड़े बेटे को उस दिन अचानक इंटरव्यू के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता तो वे सब उन्हें हर हाल में अस्पताल में भर्ती करवा चुके होते। मौका देखकर उस दिन भी श्यामा प्रसाद घर से खिसक लिए। घर वालों ने भी जैसे उन्हें एक आखिरी दिन की आज़ादी उदारता पूर्वक दे दी। भागकर उन्हें पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई। पर जब 4-5 घंटों बाद बाबू श्यामा प्रसाद घर लौटे तो उनकी आवाज़ से ही सबका ध्यान उनकी ओर गया। महीनों बाद उन्होंने पत्नी का नाम लेकर खाना लगाने को कहा, छोटी बिटिया को पानी का गिलास लाने को कहा, खुद कागज़ पेन लेकर दफ्तर से एक दिन की छुट्टी के लिए अर्जी लिखने लगे। पत्नी पास आई तो देखा वे आज भी कहीं से पिटकर आए हैं, पर बिल्कुल शांत, वैसे ही जैसे कि वे शुरू से रहा करते थे। पत्नी को पास देखकर मुस्कुरा कर बोले, दफ्तर को देर हो गई है, अब जाकर कौन इस सड़े बास की डांट खाए। आज दिन भर तुम्हारे साथ कैरम खेलेंगे। पत्नी तो खुशी के मारे रो पड़ी। ठाकुर जी के सामने रोते रोते पति को अब हमेशा ठीक रखने के लिए प्रार्थना करने लगी। परिवारजन पड़ोसी सभी चकित थे कि यह चमत्कार हुआ कैसे। आखिर बाबू श्यामा प्रसाद ठीक हुए कैसे? उनके खुद उनसे कोई पूछता तो मासूम सी हंसी हंसकर टाल देते। परिवार वाले थे कि जितने परेशान बाबू श्यामा प्रसाद की खराब दिमागी हालात के कारण थे, उससे ज़्यादा अब वह इस बात के लिए बेचैन थे कि वह अचानक ठीक कैसे हुए। उस दिन सुबह के करीब 11 बजे एक सिपाही कोर्ट का सम्मन लेकर उनके घर पहुंचा। पत्नी सम्मन लेते हुए घबरा रही थी तो सिपाही ने कहा, अरे भाभी जी, भागवान हैं आप जो ऐसा पति मिला आपको। जो उस दिन बाबू साहब नहीं होते तो वे 3-4 गुंडे उस कॉलेज के छोरे को चाकू पहना देते। बाबू साहब ने जो बाल पकड़कर उनको घसीटा तो वे खुद को छुड़ा नहीं पाए। ऐसे कमज़ोर से दिखने वाले बाबू साहब में गजब की ताकत है। मैं वहीं ड्यूटी पर था, ससुरों को बांधकर जेल ले गया। बाबू साहब ने थाने में गवाही दी थी, अब कोर्ट में गवाही देंगे। पर कुछ भी कहो बाबू साहब, है तो असली मर्द। तो अभी आप सुन रहे थे श्री हरिदास व्यास जी की एक रचना इलाज। नमस्कार।